हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं तो, और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लस आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। अब चार्ज क्या होता है ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझो कि चार्ज जब रेस्ट के ऊपर होगा, कहाँ पे? चार्ज जब रेस्ट में होगा, जब मूव नहीं करेगा, जब उसकी स्टडी की जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोला जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब चार्ज रेस्ट के अंदर होगा तब। और चार्ज जब मोशन के अंदर होगा, जब वो मूव कर रहा होगा, मोमेंट के अंदर होगा, उसकी स्टडी को बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, किसके रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं? जब चार्ज हमारा मोशन के अंदर होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा चार्ज के बारे में। क्या होता है हमारा चार्ज? चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एटम की या किसी भी मैटर की। ठीक है, आप ये मानो किसी भी चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को क्या करता है? शो करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसकी मदद से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को वो शो करता है वो बॉडी। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है हमारा? ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होता। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलम। ठीक है, कूलम क्या होता है इसका? एसआई यूनिट होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम। कौन सा? स्टेट कूलम होता है सीजीएस यूनिट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है यहाँ पे। ये जो चार्जेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये टर्म दी थी, ये सबसे पहले किसने यूज़ करी थी? ये टर्म किसने दी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था, इसने दो टर्म यूज़ की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सबसे पहले इसी ने ये दो टर्म यूज़ की थी। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब दो चार्ज जब एक जैसे होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अपने से दूर करने की कोशिश करेंगे। ये आ गया Q1, ये भी पॉजिटिव है। ये आ गया Q2, ये भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाओगे तो क्या हो जाएगा? वो एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या आ गए? अपोजिट चार्जेस आ गए। जब हम अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगी, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, और जो बॉडी के ऊपर चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है? सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास है आयरन रॉड। ठीक है, ये आ गई आयरन रॉड और ये आ गया सिल्क क्लॉथ। ठीक है, सिल्क का कपड़ा। जब हमने सिल्क का कपड़ा इस आयरन रॉड के साथ रब करेंगे, जब इन दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा? ये जो आयरन रॉड थी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे चला जाएगा? सिल्क क्लॉथ के अंदर। कहाँ पे चला जाएगा? सिल्क क्लॉथ के अंदर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ और सिल्क क्लॉथ के अंदर चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ से निकल के कहाँ पे जा रहा है? सिल्क के अंदर। तो सिल्क क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और जिसके अंदर से निकल के जा रहा है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जहाँ से निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाएगा वो चीज़ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो सिल्क हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और आयरन रॉड क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है प्रोटॉन, क्या होता है न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। ना इसके अंदर पॉजिटिव होगा
ना नेगेटिव होगा, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूट्रल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। वैल्यू यही रहेगी, बस साइन प्लस का हो जाएगा प्रोटॉन के अंदर। प्रोटॉन के अंदर चार्ज कितना होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसके अंदर होगा, प्रोटॉन के अंदर। अब न्यूट्रॉन होता ही नेगेटिव है तो इसका चार्ज कितना होगा, 0, ठीक है। अब इसके मास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻11 kg। कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻11 kg। और प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होगा प्रोटॉन का। और इतना ही मास होगा किसका, न्यूट्रॉन का, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने इन्वेंट किया, किसने डिस्कवर किया था, तो इसने किसने किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने क्या किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। और ये जो प्रोटॉन टर्म दी थी, ये जो नाम दिया था, ये किसने दिया था, ई रदरफर्ड ने। किसने, ई रदरफर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन। और प्रोटॉन की एक्चुअल डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का इन्वेंटर, डिस्कवरर कौन है, जेम्स चार्डविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, याद रखना ये सारे। अब बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। सपोज करो ये हमारे पास है कोई भी एटम, क्या है, एटम के सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस। ये आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दो चीज़ें होती हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। इन दोनों के कम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लॉन्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लॉन्स बोला जाता है। और सेंटर की, ये जो इसका कोर है न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये आ गए इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कभी भी, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये ट्रांसफरेबल होता है। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। फिर स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कभी भी मतलब चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर एडिटिव नेचर का होता है, मतलब सपोज करो एक बॉडी के अंदर Q1 चार्ज है, दूसरी पे Q2, तीसरी पे Q3 एंड सो ऑन, ठीक है। एडिटिव नेचर का मतलब पूरे का पूरा जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इन सभी का सम, इन सभी का एल्जेब्रिक सम ही क्या कहलाएगा, उसका एडिटिव चार्ज या टोटल चार्ज उसके ऊपर। फिर एक हमारा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेंगे वो एक फिक्स्ड इंटीजर की फॉर्म में मूव करेंगे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे गया, ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे गया। मतलब जाएगा तो इंटीजर की फॉर्म में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब कितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग, एन मतलब नंबर, कितना इलेक्ट्रॉन है, और ई इलेक्ट्रॉन का कितना, उसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस वाला है या प्लस वाला है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हाफ, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में चार्ज कभी भी किसी बॉडी पे नहीं आएगा, हमेशा किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर की फॉर्म में। अब देखो दोस्तों, अब बात करते हैं कूलम्स लॉ की। क्या होता है कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, सपोज करो ये 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है R। इन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, वो डिपेंड करेगा कौन से चार्जेस हैं यहाँ पे। एक जैसे होंगे तो रिपल्शन होगी, अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अब बता रहा है कि दो अगर पॉइंट चार्जेस हैं, उनको किसी डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है,
तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो वो होगी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के। क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा के। इस के को क्या बोला जाता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको क्या बोला जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। ठीक है, ये इतना याद रखो आप। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कूलम्स लॉ का ये फार्मूला याद रखना। बस के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के यहाँ पे के की वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा एफ इज़ इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2, के की जगह पे रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल फार्मूला। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज। सपोज करो, ठीक है, ये कोई बॉडी है, यहाँ पे चार्ज बॉडी है, इसके अंदर चार्ज है। ठीक है, इसका वो एरिया जहाँ तक ये अपनी पकड़ बना के रखे, जहाँ तक ये दूसरे चार्जेस को अपनी ओर खींच सके या उस अपने से दूर कर सके, अट्रैक्ट कर पाए किसी को या रिपेल कर पाए, जहाँ तक इसकी पहुँच होगी। सपोज करो यहाँ तक इसके अंदर कोई भी चार्ज होगा तो इसके अंदर वो क्या कर लेगा, उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा, अपने से दूर कर देगा। तो उसी रीजन को बोला जाएगा, उस रीजन तक जहाँ पे उसकी पकड़ है उसी रीजन को बोला जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जो स्पेस जहाँ तक वो घेरा डाल सकता है, किसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है या फिर अपने से दूर रिपेल कर सकता है, उसी को क्या बोला जाएगा, उसी स्पेस को, उसी एरिया को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, सपोज करो ये एक बॉडी है, चार्ज बॉडी, ये आगे एक चार्ज बॉडी, ये आगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी जो चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज आ गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितनी वैल्यू इसकी वजह से, जितनी फोर्स ये वाला पार्टिकल इसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहा मैंने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी हमने चार्ज रखा होगा, इसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी इस दूसरे की वजह से, सेंटर वाले की वजह से, वही क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, क्यू के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वही क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन, तो इसका भी यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलम। फोर्स अपॉन क्यू था, एफ अपॉन क्यू, एफ का यूनिट होगा न्यूटन और क्यू का यूनिट होगा कूलम, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड हॉलो कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्टर है बीच से खाली है, बीच से खाली है, तो उसके अंदर उस खाली जगह पे उसके सेंटर पे चार्ज कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है अगर कोई लाइटनिंग हो रही है, बिजली की गरज पड़ रही है, ठीक है, बिजली चमक रही है, तो अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, गाड़ी के अंदर क्या खाली स्पेस है, होलो स्पेस है, तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिजली आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि जैसे ही बिजली पड़ेगी चार्ज उसकी आउटर स्पेस सरफेस के ऊपर क्या कर देगा, जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंटर में कोई भी चार्ज नहीं होगा और आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, लाइन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस लगाई जाती हैं उन्हीं को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। वो लाइंस जो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, उन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और इनकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ध्यान में रखना दोस्तों ये। और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे से कभी भी टकराती नहीं है, इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे से कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके मिलेंगी नहीं, हमेशा एक दूसरे से दूर दूर रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, सपोज करो ये हमारा कोई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एरिया ये आ गया जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, अब अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो यहाँ पे पड़ा हुआ इन्फिनिटी पे बड़ी दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर हम उसको उठा के यहाँ से इस फील्ड के अंदर लाते हैं तो जो हमें वर्क डन करवाना पड़ेगा, जो काम करवाना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, उसी को क्या बोला जाता है? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका ये भी क्या होता है? हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो इसका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? जॉल पर कूलम। क्या होगा? जॉल पर कूलम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का कितना होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का 0 होता है, याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का कितना होगा? 0। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है, कैपेसिटर और इंडक्टर। क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाएगा। और दूसरा क्या है हमारा? इंडक्टर। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? अब ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करवाता है अपने अंदर। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करवाता है अपने अंदर। किस फॉर्म में? एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। और जो इंडक्टर होता है ये एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करवाता है? ये भी एनर्जी को स्टोर करवाता है, बट फॉर्म कौन सी होगी? मैग्नेटिक फॉर्म। ये मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करवाएगा और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका यूनिट क्या होगा? कैपेसिटर का फैरेड, और इंडक्टर का यूनिट क्या होता है? हेनरी। इंडक्टर का यूनिट क्या होगा? हेनरी, और कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट फैरेड। ठीक है, और इसका सिंबल कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दो पैरेलल लाइन से, ये वाला जो सिंबल यूज़ किया गया। और इंडक्टर को कैसे करोगे? इस तरह से, ये जो स्प्रिंग का साइन होता है इस तरह से, ठीक है, कॉइल की फॉर्म में। इसी को बोला जाता है इंडक्टर। इंडक्टर हमेशा अपोज करता है करंट की चेंज को। करंट अगर चेंज हो रही है इस कॉइल के अंदर तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है। अपोज ए चेंज इन द करंट, करंट के अंदर जो भी चेंज आती है उसको रोकने की कोशिश करता है। और कैपेसिटर किसको अपोज करता है? कैपेसिटर वोल्टेज के चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। जो वोल्टेज चेंज होती है उसके अंदर उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, अपोज करने की कोशिश करता है। यही डिफरेंस होता है कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर। इंपॉर्टेंट है इनके यूनिट्स, ठीक है, और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर की जाती है। अब एक टर्म आती है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। क्या होती हैं इक्वी पोटेंशियल? नाम से पता चल रहा है इक्वल पोटेंशियल। वो सरफेसेस जहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट है हमारे पास ए बी सी डी, इन सभी का पोटेंशियल क्या है? सेम। तो इनको बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। मतलब यहाँ का पोटेंशियल वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी सी इज इक्वल्स टू वी डी। सभी के सभी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब सेम होगा तो जब माइनस करोगे वी डी माइनस वी सी या वी सी माइनस वी बी या फिर वी बी माइनस वी ए, किसी को भी अगर माइनस करवाओगे तो क्या है? वैल्यू इक्वल है, तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 0 के बराबर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ठीक है, इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अब देखो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है हमारा सेमीकंडक्टर। क्या होता है कंडक्टर? कंडक्टर वो होता है जिसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फुली पास कर देता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है। और लो रेजिस्टेंट होता है,
लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। मतलब जो करंट के रास्ते में रुकावट आती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है। ठीक है, अपने अंदर से करंट को पास करने देता है, और जो रुकावट आती है करंट के रास्ते में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल जीरो के बराबर। और इसके कंपैरिजन में इंसुलेटर क्या होता है, इसका इन्वर्स, वो लो कंडक्टिविटी होती है उसकी, मतलब करंट को बिल्कुल कम अपने अंदर से पास होने देता है या होने ही नहीं देता। ठीक है, और क्या करता है, जब होने ही नहीं देगा मतलब उसके रास्ते में रुकावटें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, और ये जो सेमीकंडक्टर आता है ये क्या आता है, जिसकी कंडक्टिविटी हमारे इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। ना तो ये इंसुलेटर होता है ना ये कंडक्टर होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में होता है ये। मतलब थोड़ी थोड़ी करंट को पास भी करेगा और थोड़ी थोड़ी उसके रास्ते में रुकावटें भी डालेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर। कंडक्टर की एग्जांपल क्या क्या आ गई, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, जितने भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, कंडक्टर के अंदर। सिल्वर क्या होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और इंसुलेटर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, रबर, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स है, इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में भी सबसे बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है, रबर। रबर को बेस्ट इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में क्या किया जाता है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट नाम सुना होगा, कंटिन्यूस पाथ, क्लोज पाथ। ठीक है, जहाँ के जिसके अंदर से एक करंट पास हो सके, चार्ज मूव कर सके, ट्रैवल कर सके, उसी क्लोज्ड पाथ को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर या एक बैटरी होगी, एक बल्ब होगा, रेजिस्टर होगा, बहुत सारे और भी डिवाइसेस आप लगा सकते हो। जब वो क्लोज्ड पाथ में होंगे, क्लोज मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, जहाँ के अंदर से करंट पास हो सकती है, उस पूरे को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, देखो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। ठीक है, अब जो उनका रेट होगा, कितने टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल किया उस रास्ते से, कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के अंदर गए, वही क्या बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अभी इनकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ से कहाँ पे जाएंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाएंगे। कहाँ से, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाएंगे। अब पॉजिटिव पे कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, और नेगेटिव पे क्या होगी, लो कंसंट्रेशन। तो चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो पॉजिटिव क्या है, हायर कंसंट्रेशन वाला, और नेगेटिव क्या है, लोअर कंसंट्रेशन वाला। तो चार्ज कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रैवल करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर जा रहा है, वही क्या बन जाती है उसकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसका एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पेयर। एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। और जो डिवाइस यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए वो कौन सा होता है, एमीटर। कौन सा, एमीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और ये हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, एमीटर को सीरीज़ के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, कम्बिनेशन पढ़ेंगे आगे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, एमीटर का। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा मतलब उसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा करंट पास होगी तो वो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी मेजर कर पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज करो ये एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। जो इन दोनों के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर आपको कोई एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, या फिर बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट पे लाना है, तो जो आपको वर्क डन करवाना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट। ठीक है,
वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है, ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है। इसलिए वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है, वोल्ट, ठीक है। अब जो डिवाइस यूज़ करेगा, जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए या वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वो कौन सा डिवाइस होगा, वो होगा हमारा वोल्ट मीटर। कौन सा, वोल्ट मीटर। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, किसमें, पैरेलल में। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी हाई। एम्पेयर का क्या था, उसका एमीटर का क्या था, रेजिस्टेंस बहुत ही लो था। इसका क्या है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और एक और डिवाइस होता है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर। कौन सा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। जब करंट बहुत ही स्मॉल लेवल की होती है, बहुत ही छोटी सी माइन्यूट सी करंट होती है, उसको मेजर करने का काम कौन करेगा, हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करेगा, ठीक है। देखो दोस्तों, एक और टर्म निकल के आती है, इलेक्ट्रिक डाईपोल। डाई मतलब टू, पोल मतलब जिसके दो पोल होते हैं, ठीक है। जब कोई चार्ज व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सपोज करो ये चार्ज है Q1, Q, और ये क्या है, -Q, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए, लेकिन जो नेचर होगी वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वैल्यू एक जैसी है बट अपोजिट नेचर की, इक्वल एंड अपोजिट, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो वो क्या बना देते हैं, एक डाईपोल बना देते हैं, इलेक्ट्रिक डाईपोल बना देते हैं। इसकी वैल्यू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P के साथ, और P किसके बराबर होता है, जितना भी चार्ज होगा, Q ले लो, इनके अंदर कितना चार्ज है Q, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 2L, ठीक है। L बोलो 2L बोलो, कुछ भी बोलो, जितना भी डिस्टेंस होगा उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करवा के आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक डाईपोल की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसके यूनिट्स निकालने हो, क्या आ जाएगा, Q कूलम, Q के यूनिट क्या होंगे, कूलम, और ये क्या है, L लेंथ। लेंथ को किसके अंदर मेजर किया जाता है, मीटर के अंदर, तो इसके यूनिट बन गए कूलम मीटर। ये क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाईपोल भी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो दोस्तों, अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं जो डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टिफायर। क्या आता है, एक रेक्टिफायर डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारे AC अल्टरनेट करंट को DC करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या करता है, अल्टरनेट करंट को DC करंट के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये कहाँ पे लगा होता है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स के चार्जर वगैरह होते हैं उनके अंदर भी रेक्टिफायर का यूज़ होता है, ठीक है। हमारे मोबाइल को कौन सी करंट चाहिए, DC करंट चाहिए, लेकिन हमारे घरों में कौन सी करंट आ रही है, AC करंट आ रही है। तो इस चार्जर के आगे एक डिवाइस लगा होता है रेक्टिफायर, जो क्या करता है, जो उसके अंदर AC करंट आ रही है, अल्टरनेट करंट आ रही है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, DC के अंदर, ठीक है। फिर इसका जो इन्वर्स काम करेगा DC को AC के अंदर कन्वर्ट करने का, वो कौन करेगा, वो करेगा इन्वर्टर। हमारे घरों में जो भी इन्वर्टर होता है, ठीक है, जो इन्वर्टर लगाया होता है हमने, वो क्या काम करता है, डायरेक्ट करंट को AC करंट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिवाइस है, याद रखना ये। फिर दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास दो तरह की होती है, एक अल्टरनेट करंट होती है और दूसरी डायरेक्ट करंट होती है। कौन कौन सी, एक अल्टरनेट करंट होती है और दूसरी डायरेक्ट करंट। अभी आप अल्टरनेट करंट के बारे में देखो। अल्टरनेट करंट इस तरह से ट्रैवल करेगी, साइन वेव की तरह। कैसे, साइन वेव की तरह। ये देखो, हर टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ क्या करे, चेंज करे, उसको क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट करंट। क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट करंट। और जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी ना करे, कांस्टेंट रहे, उसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट करंट। क्या बोला मैंने, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ हर टाइम पे वेरी करे, हर टाइम के अंदर चेंज करे, उसको बोला जाएगा अल्टरनेट करंट। और जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी ना करे, उसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेट करंट की, जो हमारे घरों में आती है, उसकी कितनी होती है वैल्यू, 50 हर्ट्ज़। इतनी फ्रीक्वेंसी की करंट आती है हमारे घरों में। और जो डायरेक्ट करंट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी ही नहीं करेगी, तो कोई साइकिल ही नहीं बनेगा। जब कोई साइकिल ही नहीं बनेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है।
अब बैटरीज चार्जिंग के लिए हम अल्टरनेट करंट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बैटरी चार्जिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डायरेक्ट करंट का। किसका? डायरेक्ट करंट का यूज़ किया जाता है बैटरी की चार्जिंग के लिए, ठीक है। लेकिन जो अल्टरनेट करंट होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकती है। क्या कर सकती है? लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होगी ये कुछ ही दूरी तक क्या कर सकती है? जा सकती है। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवानी है तो हमें किस फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको? अल्टरनेट करंट की फॉर्म में। और ये जो डायरेक्ट करंट होती है दोस्तों ये सबसे डेंजरस होती है, अल्टरनेट करंट से डेंजरस होती है ये वाली। अगर आपको इसका झटका लग जाता है तो आप बच नहीं पाओगे। उसी के कंपैरिजन में अगर आप एसी करंट का झटका लग जाता है अगर आपको, तो वो फिर भी कुछ हद तक छोड़ देगी आपको, क्योंकि साइकिल बन रहा है, कभी छोड़ेगी कभी पकड़ेगी, कभी छोड़ेगी कभी पकड़ेगी। तो वहाँ पे बचने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट। देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ओम्स लॉ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम। किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था? ओम्स लॉ को दिया था। ये क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस हो जाए तो क्या होगा? जो वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? करंट के बराबर। जितनी करंट वैरी करेगी, जितनी तेजी करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बोलो, या आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। अब वी इज इक्वल्स टू आर आई, मतलब जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कॉन्स्टेंट आ गया, कौन सा? आर। आर कॉन्स्टेंट आ गया। आर ही क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक बॉडी की एबिलिटी होती है जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देती, मतलब एक रुकावट बोल सकते हो आप। जो रास्ते में रुकावट आती है बिजली के रास्ते में, करंट के पास होने के रास्ते में जो रुकावट आती है उसी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आर यहाँ पे आ गया। अगर आर की वैल्यू चाहिए हमें, आर का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? रेजिस्टेंस का, ठीक है। वी अपॉन ए। अब वी क्या आ गया? वोल्टेज। वोल्टेज को किसके अंदर मेजर किया जाता है? वोल्ट के अंदर, और करंट को एम्पेयर के अंदर। तो आप ये भी बोल सकते हो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? वोल्ट अपॉन एम्पेयर। किसके बराबर हो जाएगा? वोल्ट अपॉन एम्पेयर के बराबर हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। लेकिन एक पर्टिकुलर यूनिट यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उसको बोला जाता है ओम। ओम की वैल्यू कितनी होती है? वी अपॉन ए भी बोल सकते हो आप इसको। इसका सिंबल ये वाला होगा, ठीक है। सिंबल याद रखना ओम का, ठीक है। ओम भी बोल सकते हो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, या फिर वोल्टेज अपॉन एम्पेयर। वोल्टेज अपॉन एम्पेयर, ओम ही बराबर होता है वोल्टेज अपॉन एम्पेयर के, याद रखना दोस्तों। अब देखो दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। करंट के फ्लो में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, ऑब्स्टैकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, उसी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इसका यूनिट क्या होगा? ओम, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? सपोज करो ये हमारी वायर है। क्या है? ये हमारी वायर है। इसकी लेंथ कितनी है? एल, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ कितनी है? एल, ठीक है। और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। रो क्या है इसकी? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? 1 मीटर स्क्वायर के अंदर उसका कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। कितना? 1 मीटर स्क्वायर के अंदर उसका कितना रेजिस्टेंस है, उसी को बोला जाता है उसकी रेजिस्टिविटी। 1 यूनिट लेंथ के अंदर जितना रेजिस्टेंस होता है उसी को उसकी रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये किसके बराबर होता है? आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी किसी भी कंडक्टर की, अगर वायर जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? उतना ज़्यादा होता है। करंट लॉस भी उतना क्या होता है? उसका ज़्यादा हो सॉरी हाँ, करंट लॉस भी क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट अंदर से कम फ्लो होगी, ठीक है। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है।
ये आ गया रिलेशन इनका, लेंथ और रेजिस्टेंस के अंदर। फिर जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी अगर ड्राई स्टेट में हो, बिल्कुल सूखी हो, ठीक है, कोई पानी वगैरह ना लगा हो, तब उस कंडीशन में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 10⁻³ ओम का। कितना? 10⁻³ ओम का रेजिस्टेंस बॉडी ऑफर करती है उस टाइम पे। याद रखना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ρ(R)=ρL/A। ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस लेंथ के बराबर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के बराबर। मतलब जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हो गया, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग होगा, जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेगी ये कम होगी, ये वाली कम होगी तो ये वाली बढ़ेगी, ठीक है। इन्वर्स मतलब उसका अपोजिट। और जो रेजिस्टिविटी होती है उसका क्या यूनिट होता है, ओम मीटर। ओम मीटर क्या होगा, ओम मीटर। याद रखना दोस्तों रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का ओम। जब रेजिस्टिविटी आ जाएगी तो ओम मीटर बन जाएगा। अब ये जो कंडक्टेंस होता है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा कंडक्टेंस। जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, G=1/R। आर क्या था, रेजिस्टेंस। जब 1/R की फॉर्म में ले आए, इन्वर्स की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये जो कंडक्टेंस होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स। अब इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस का ओम था तो नीचे चला आया, मतलब इसका इन्वर्स बन गया, ओम इन्वर्स। 1/ओम भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और इसी ओम इन्वर्स को क्या बोला जाता है, MHO, मो, ठीक है। मो भी इसका क्या बोला जाएगा, यूनिट बोला जाता है, या फिर इसको सीमंस भी बोला जाएगा। मो बोलो या सीमंस बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं मो किसका यूनिट है, सीमन किसका यूनिट है, और इसका जो सिंबल होगा, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस ओम का सिंबल क्या था, इस तरह से। अब ये उल्टा हो गया तो उल्टा सिंबल बना दो, ये वाला ऐसे, इस तरीके से बना लो, ठीक है। ये आ गया किसका, मो का। और रेजिस्टेंस का क्या था, ये वाला, ये ऊपर की ओर था और ये नीचे की ओर आ गया, ये बन गया किसका, मो या फिर सीमन का सिंबल। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो भी रिमेनिंग हमारा रह गया है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करो दोस्तों, तो 1 या 2 दिन में इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो फिर उसके बाद जैसे ही हमारा टॉपिक फिनिश होगा हम इसके प्रीवियस ईयर के MCQs उठा के लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि।